नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बड़ी बहसों से थोड़ा हटकर जमीन पर उतरते हैं। बात करेंगे असम के एक विधानसभा क्षेत्र सिलचर की। यहाँ हम राजनीतिक रणनीति के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये समझना है कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत का इस्तेमाल करके शासन को, गवर्नेंस को लोगों के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये सिलचर है कहाँ? सिलचर असम की बराक घाटी में है, लेकिन ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक जगह नहीं है। इसका अपना एक अलग ही मिजाज है, एक अनूठा चरित्र है। यहाँ की राजनीति, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ रहने वाले लोगों की उम्मीदें सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। किसी भी रणनीति की कामयाबी के लिए इस जमीन की नब्ज को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये नंबर देखिए, 37,578। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये 2021 के विधानसभा चुनाव में हार का अंतर था। एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतनी बड़ी खाई को पाटा जा सकता है? राजनीति में हर नंबर एक कहानी कहता है, और ये नंबर एक मुश्किल लड़ाई की कहानी कह रहा है। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस विश्लेषण में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं? हम सिलचर के वोटर्स के असल मुद्दों को समझेंगे, 2021 के नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे, फिर थोड़ा पीछे जाकर चुनावी इतिहास पर नजर डालेंगे, और फिर एक 90 दिन के रिन्यूअल ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, और आखिर में हम ये सब कुछ इस बात से जोड़ेंगे कि इसका बेहतर शासन से क्या लेना देना है। किसी भी राजनीतिक रणनीति की शुरुआत, हमेशा याद रखिए, नंबरों से नहीं बल्कि लोगों से होती है। वोट शेयर और आंकड़ों में गोता लगाने से पहले हमें उन लोगों की चिंताओं को समझना होगा जो सिलचर को अपना घर कहते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मुश्किलें हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, और सबसे ज्यादा उन्हें किस बात की फिक्र सताती है। तो जब जमीन पर लोगों से बात की गई तो क्या निकल कर आया? उनकी सबसे बड़ी परेशानियां सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी और जिंदगी से जुड़ी हैं। नौकरियां कहाँ हैं, बंद होते उद्योग, टूटी फूटी सड़कें और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। और इन सब के साथ एनआरसी और सीएए को लेकर एक डर और कंफ्यूजन का माहौल भी है। कोई भी कामयाब रणनीति हमेशा इन्हीं जमीनी मुद्दों की बुनियाद पर खड़ी होती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, मुद्दों को उनके तापमान के हिसाब से बांटा गया है। गर्म मुद्दे यानी हॉट इश्यूज वो हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा जला रहे हैं। नौकरी का ना होना, हर साल बाढ़ की तबाही और एनआरसी सीएए पर अनिश्चितता। वहीं गुनगुने मुद्दे यानी वार्म इश्यूज जैसे कि शिक्षा की क्वालिटी या रोजमर्रा का शासन, वो भी जरूरी हैं, पर उनकी आंच थोड़ी कम है। एक असरदार कैंपेन को अपनी सारी ताकत सबसे गर्म मुद्दों पर ही लगानी होती है। ठीक है, तो हमने वोटर्स की चिंताओं को समझ लिया है। अब चलिए 2021 के चुनावी नतीजों का एक क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं। ये हार इतनी बड़ी क्यों थी? वोट आखिर गए कहां, और सिस्टम में, संगठन में कहां कमी रह गई? इसे समझना भविष्य की राह बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये आंकड़े पूरी कहानी साफ साफ बयान कर रहे हैं। आप देखिए, 2016 हो या 2021, बीजेपी का वोट शेयर 56% से ऊपर रहा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर करीब 35% पर ही अटका रहा। और हार का अंतर लगातार 37,000 वोटों से ज्यादा। मतलब ये सिर्फ किसी एक लहर का मामला नहीं है, ये एक गहरी, एक स्ट्रक्चरल समस्या की ओर इशारा कर रहा है, जिसे सुलझाना जरूरी है। और ये स्लाइड बताती है कि चुनाव सिर्फ वोट प्रतिशत का खेल नहीं होते, वो जमीनी संगठन की ताकत का भी खेल होते हैं। यहां हम साफ देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस की कमजोर स्थानीय संरचना और सीमित संसाधन थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूत कैडर और बेहतर डिजिटल पहुंच थी। तो ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग सिस्टम्स का मुकाबला था। अब चलिए नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। 2021 का नतीजा कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक बड़े ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा है। तो क्या सिलचर हमेशा से ऐसा ही था, या यहाँ की राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहे हैं? इतिहास को समझना हमें अक्सर भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। ये टाइमलाइन बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाती है कि सिलचर ऐतिहासिक रूप से एक स्विंग सीट रही है। कभी ये बीजेपी का गढ़ रही तो कभी कांग्रेस का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ के वोटर्स किसी एक पार्टी से हमेशा के लिए बंधे नहीं हैं, और सही रणनीति और सही मुद्दों के साथ बदलाव संभव है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतिहास तो हमें बताता है कि बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या 37,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर को सिर्फ एक चुनाव में एक ही झटके में पलटा जा सकता है? ये काम बहुत बड़ा है, और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से यानी समाधान की ओर ले जाता है।
क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ब्लूप्रिंट है जो इस चुनौती को पार कर सके? यहां से अब हम समस्या के विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कोई हवाई योजना नहीं है, बल्कि एक मेथोडिकल यानी एक व्यवस्थित कदम दर कदम प्रक्रिया है। इसे 90 दिन का नवीनीकरण ब्लूप्रिंट कहा गया है, जो जमीन से लेकर ऊपर तक पुनर्निर्माण का एक पूरा खाका पेश करता है। किसी भी योजना के लिए एक साफ लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। यहाँ 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाना, जिसमें मुस्लिम, एससी और बीजेपी से नाराज हिंदू वोटर्स को एक साथ लाया जाए। दूसरा, पूरे अभियान को लोगों की असली समस्याओं, नौकरी, बाढ़, सड़क पर फोकस करना। और तीसरा, पार्टी के संदेश और उसे पहुंचाने के तरीकों यानी डिजिटल मशीनरी को आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाना। ये पूरा ब्लूप्रिंट एक 90 दिन की सीढ़ी की तरह है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन यानी D90 से D61 तक सिर्फ नींव मजबूत करने पर काम होगा, जैसे बूथ कमेटियों को फिर से बनाना। अगले 30 दिन D60 से D31 तक संदेश को लोगों तक पहुंचाने पर, घर घर जाकर। और आखिरी 30 दिन अभियान में तेजी लाने और अपने समर्थकों को वोट डालने के लिए बूथ तक ले जाने पर। यह एक पूरी तरह से अनुशासित और संगठित तरीका है। और हाँ, आज के दौर में डिजिटल रणनीति के बिना कोई भी अभियान अधूरा है। पर इसका मतलब सिर्फ पोस्ट करना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से संवाद करना। जैसे अलग अलग समुदायों के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ताकि उन तक सही संदेश पहुंचे, छोटी असरदार रील्स बनाना जो उम्मीदवार को लोगों से जुड़ते हुए दिखाएं, और सबसे जरूरी, समर्थकों को ही अपनी कहानी अपनी आवाज में कहने के लिए प्रोत्साहित करना। और हर दिन डेटा को ट्रैक करना ताकि पता चले कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। राजनीति का, पॉलिटिक्स का असली और अंतिम मकसद है असरदार शासन देना, यानी इफेक्टिव गवर्नेंस। एक जनादेश तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है, निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डेटा, सर्वे और रणनीति ये सिर्फ चुनाव जीतने के औजार नहीं हैं। जब इनका सही इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाने में मदद करते हैं जो लोगों की आवाज को बेहतर ढंग से सुन सके और उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। ये शासन को ज्यादा जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। और जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो एक जिम्मेदारी भी आती है। भारत का DPDP फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और उसकी सहमति से ही इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए। और आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। हमने एक वैज्ञानिक, एक डेटा पर आधारित तरीका देखा, लेकिन क्या ये मशीनी तरीका एक नेता और वहां के लोगों के बीच विश्वास के उस मानवीय बंधन को, उस भरोसे को जो अक्सर राजनीति में खो जाता है, क्या उसे सच में फिर से बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।